नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में पर्यावरण की ईवीएस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप टीचर्स फैमिली पे, अपने परिवार आवर फैमिली पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है और कथन पर बताना है कि एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस का या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। या हम डी कहेंगे कि जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। अब आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है, किसकर झूम खेती से संबंधित आपका कौन सा कथन सही होगा। और आपको पता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा सिलेबस, पूरा हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन शरोपरी है। आपको पता है कि झूम खेती से एक प्रश्न जरूर आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर केवल जो आपका हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन केवल यहाँ पर जो सही होगा। देखिए, झूम खेती जो होता है आदिवासियों द्वारा प्रचलित एक खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड या मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पर जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे क्या करते हैं, उखाड़ते हैं और वहीं बस गिराकर जला दिया जाता है। और यह राख जमीन को खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है, आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि मोम और ग्रीस और डीजल ये किससे प्राप्त होता है। ये तीनों जो है आपके पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम कोयला की बात करें, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक खनिज स्रोत कोयला कहलाता है। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। जबकि एलपीजी हो गया, ठीक है, डीजल, मोम, कोल तार, ग्रीस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आपके पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कोयला एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, जो सड़े गले मृत जो आपके अवशेष होते हैं, सड़े कई वर्षों तक सड़े रहते हैं वहाँ, उसका फिर आपका कोयला बनता है। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग या आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित किया जाता है। यानी टिन जो आपका है उसे आवंटित किया जाता है। कैसे आवंटित किया जाता है सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, या वह भूमि मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है, या दोस्तों वह भूमि जिसकी बीमाएँ जो है 100 मीटर गुणे 100 मीटर हो। अब आपका कमेंट क्या है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों जो है आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष का मात्रक कहते हैं यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित किया जाता है। ठीक है, ये क्या किस लिए आवंटित किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये दोस्तों, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसे आवंटित करना कहते हैं। जी हाँ, टिन वह भूमि होती है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। और ये सारी चीज़ें आपके मिजोरम राज्य में की जाती हैं। और इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर
होता है, ठीक है, लॉटरी निकाला जाता है। जैसे आपको पता होगा करोड़पति बन गए, उसकी लॉटरी निकल गई, आपने सुना होगा, पहले ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, लॉटरी निकली उसकी, ठीक है, हर हफ्ते या महीने में लॉटरी हुआ करती थी, अंक मिला करता था। जैसे हम 100 या 50 रुपए का टिकट खरीदते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग खरीदते थे, किसी को एक को लॉटरी मिला करती थी, यानी उन सारे पैसों का कुछ परसेंट अपना कंपनी रखती थी और कुछ परसेंट जो है, अधिकतम परसेंट उसको दिया करती थी, ठीक है, जिसकी लॉटरी लगती थी। तो एक नंबर कोई चूज किया जाता था, उस नंबर जो फंसेगा उसकी लॉटरी लग जाती थी, ठीक है। तो ये कहलाती लॉटरी। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर होता है, यानी चिट के माध्यम से होता है, और जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टीन जमीन मांग लेता है, और इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए ज़मीन दी जाती है। और दोस्तों बात किया जाए कि इस खेती में किसी भी परिवार से ज़मीन के लिए झगड़ा नहीं होता है, या आपको झगड़ा किया जाए, झगड़ा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, या दोस्तों आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। तो भारत का ऐसा क्षेत्र स्थानांतरित खेती करने का जो रिवाज है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जी हाँ, बात करते हैं कि किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, रस्म है, तो हमारा कहलाता दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सॉरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण नहीं, यहाँ पर क्या है उत्तर। भारत के ऐसा क्षेत्र जो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है वह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। इसे झूम कृषि या हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग भी कहा जाता है, और यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, झूम कृषि को आदिम प्रकार की कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल के साथ लाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपके S.M. स्वामीनाथन का एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या दोस्तों पक्षी वैज्ञानिक थे? तो आपके जो M.S. स्वामीनाथन है दोस्तों, ये क्या थे, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आपके दोस्तों M.S. स्वामीनाथन जो है, ये दोस्तों एक आपके कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जी हाँ, प्रश्न आ सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। प्रश्न आ सकता है कि पंजाब की घरेलू किस्मों को साथ मिश्रित कर मैक्सिको के बीजों को उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का संकर विकसित किसने किया? तो आपके स्वामीनाथन जी हो जाएंगे, M.S. स्वामीनाथन। कब किया? 1966 में किया। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न आ सकता है कि M.S. स्वामीनाथन को पद्म विभूषण सम्मानित कब किया गया? 1989 में किया गया। किस क्षेत्र में किया गया? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, सोफ़ा सेट आदि को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजीगर, कुम्हार, बढ़ई, किसान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजगीर लिखा हुआ है। देखिए कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, सोफ़ा सेट यानी लकड़ी का काम हो गया। तो हम जानते हैं लकड़ी का काम कौन करता है। लकड़ी का काम दोस्तों एक ही, बढ़ई की बात करेंगे, और क्योंकि उसका पेशा ही बढ़ईगिरी कहलाता है, ये सारी चीज़ें करना। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सूची से संबंधित है। जैसा आपको पता होगा इन्वायरमेंट पर्यावरण में सूची से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली और दूसरी सूची दी गई, इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहले में सूची में व्यक्ति है, दूसरे में उस व्यक्ति का पेशा दिया गया है। कुम्हार, लोहार, ठीक है, राजगीर, दर्जी हो गया। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन किसका पेशा है। कुम्हार का मिट्टी के बर्तन का निर्माण कर या मिट्टी की चीज़ों का निर्माण करना,
लोहार का लोहे से निर्मित चीज़ों का निर्माण करना। और दर्जी होता है कपड़े की सिलाई के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजगीर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवन निर्माण पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जी हाँ। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। इसी तरह दोस्तों सहयोग करते रहिए। शिक्षा के चैनल को, जायसवाल सर को सहयोग करें, अपने आप को सहयोग करें। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रेटी क्या है। जी हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी अच्छी तरीके से तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है। आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही। चक्रेटी है दोस्तों, चाक चलाने वाली डंडी, चाक पर काम करते हुए प्रयोग में लाए जाने वाला बर्तन, या बर्तन की ठुकाई में प्रयुक्त होने वाला औजार, या इनमें से कोई नहीं। तो चक्रेटी क्या कहलाती है दोस्तों। चक्रेटी चाक चलाने वाली एक डंडी कहलाती है। चाक ऐसे होता होगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। शायद दोस्तों मेरे से थोड़ा बहुत बन जाए, क्योंकि मैं एक गांव से ही हूँ, कहीं और शहर से नहीं हूँ। ऐसे कुछ चक्री रहती है, ठीक है, ये गोल आकार की रहती है ऐसे कुछ, ठीक है, लकड़ी की रहती है। तो चाक चलाने वाली जो कुम्हार होते हैं, मेरे कुम्हार जी भाई प्रजापति लोग जितने भी भाई बहन होंगे वो जानते हैं, उनके घर में काम होता होगा। अगर गांव से हैं तो आप लोग, चाक चलाने की डंडी को चक्रेटी कहा जाता है और इसका प्रयोग कुम्हार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों गुलबी का प्रयोग होता है। जी हाँ, गुलबी का प्रयोग भवन निर्माण में, कुम्हकारी में होता है, भोजन निर्माण में, या इनमें से किसी में नहीं होता। तो गुलगी का प्रयोग अगर आपसे पता है या नाम सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर फीडबैक करें हर एक क्वेश्चन का। तो गुलबी का प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ है, तो गुलबी का प्रयोग जो होता है कुम्हकारी में होता है। और ये गुलबी है क्या चीज़, देखिए चाक चलाने की डंडी चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है, ठीक है, जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे ही गुलगी कहते हैं, गुलबी कहते हैं। और इसका प्रयोग कुम्हकारी में किया जाता है। जैसे आपका ये बीच सर्किल होता है, सर्किल के चारों तरफ ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा सर्किल बना दें, नहीं आप लोग बोलेंगे कैसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हैं सर, ऐसा, ठीक है। और ये होता है चारों तरफ ऐसे बना होता है। और जहाँ ये डंडी होती है, एक डंडी जहाँ हम फंसाते हैं, एक बना होता है गोलाकार का थोड़ा सा, ठीक है, एक छेंदा बना देते हैं थोड़ा सा गड्ढा टाइप का, वहाँ पर डंडी फंसाया जाता है। और डंडी उस गड्ढे में फंसाते हैं और चलाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उस गड्ढे को ही क्या है, गुलबी बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों कुंडी का संबंध किससे है। लौहकारी से है, मिट्टी के बर्तन के निर्माण से है, धातु निष्कर्षण से है, या इनमें से किसी से नहीं। तो कुंडी का संबंध किससे होगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, आपने गाना भी सुना होगा या गांव में सुना होगा कि कुंडी न खड़काओ मैं आ रहा हूँ। कुंडी मत खड़काओ मतलब दरवाज़ा में आप लोग देखते होंगे जो एक दरवाज़ा बंद करने एक सकरी रहती है, आप लोग गांव में सभी प्यारे मित्र जानते हैं, सकरी को ही क्या है, उसे ही क्या है कुंडी बोलते हैं। कुंडी मत खड़काओ उसी को क्या है आप कुंडी होती है। या जैसे दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाज़ा में एक ऐसा आकार का बना होता है, ये आकार का, और बीच में ऐसा होता है फंसाने का, ठीक है, एक आकार, इसी को ही क्या बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं। ये जो है इसे ही कुंडी बोलते हैं। मतलब इसको ही आवाज़ अगर किसी घर में जाएंगे, बेल घंटी नहीं लगी हुई है गांव में, तो क्या है वही आपको, ठीक है, दरवाज़ा को यहाँ पर आवाज़, कुंडी को क्या है ऊपर नीचे करते हैं, दरवाजे पे ठोकते हैं, ठीक है, या ज़ोर से फोर्स करते हैं, तो फिर क्या है आवाज़ आती है, जिससे घर के लोग जान जाते हैं। तो इसका मतलब इसका लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुंडी का संबंध कुछ दूसरा है, क्योंकि यह कुंडी का संबंध आपके मिट्टी के बर्तन के निर्माण से होगा। अब आप बोलेंगे कैसे होगा। देखिए कुम्हार चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखता है उसे कुंडी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चाक बना हुआ है, ठीक है, चाक के चारों तरफ जो ऐसे ऐसे बना होता है और एक गुलबी बनी होती है, ठीक है, और एक कुम्हार इधर बैठा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, चक्री को चला रहा है कुम्हार, ठीक है, ये बैठा हुआ है, और बगल में एक पात्र रखता है जिसमें पानी रहता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में पानी लगाया जाता है, तो उस जो पात्र होता है उसे क्या है कुंडी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त औजार को क्या कहते हैं। कुंडी, चक्रेटी, पिंडी, गुलबी। तो देखिए हमें सभी जान गए, चक्रेटी किसे कहते हैं, जो गोल गोल आपका होता है उसे ही चक्रेटी कहते हैं, यह आपका चक्रेटी हो गया, ठीक है। और पिंडी भी आपने जान लिया, गुलबी भी ने आपने जान लिया,
अब आपको बताना है, देखिए सॉरी पिंडी आपने नहीं जाना है, क्या है कुंडी को जाना है। कुंडी जो होती है पात्र होता है पानी वाला, उसे कुंडी कहते हैं। लेकिन औजार, अब देखिए अब जब हमने समझ गया कि तीन चीज़ें जान गया, ठीक है, आपने कुंडी जान लिया, चक्रेठी जान लिया, गुलबी जान लिया, अब हमें पता है कि ठुकाई किससे होती है, पिंडी से होती है। और ठुकाई का पात्र किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, आप देखेंगे, ठीक है। और ये पूरा क्लोज रहता है, ठप्पा जैसे, ऐसे ठुकाई का पात्र रहता है। और मटकी पकड़, इसी से जो ये पात्र होता है, ठीक है, इस पात्र से फिर ठुकाई की जाती है, मतलब उसको ठोका जाता है, ठीक है। जिससे क्या है उसमें जो क्योंकि मटकी मिट्टी की होती है, उसमें क्या ठुकाई किया जाता है जिससे मिट्टी वहाँ पे कड़ी हो जाए, क्योंकि रिसाव ना हो, पानी का रिसाव हो जाएगा, मिट्टी बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और गर्मी का मौसम आ रहा है तो घड़े की कीमत तो तभी समझ में आती है, गर्मी में ही आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पिंडी कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, आपका सूची संबंधित है और इस सूची में 4 से 5 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे। सूची फर्स्ट और सेकंड में देखिए सुमिलित करना आप लोगों को। सूची फर्स्ट में औजार और उपकरण दिया है और दूसरे में उपयोग दिया गया है कि स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्टॉप वॉच का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग कहाँ होता है और पट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जो आपका स्टेथोस्कोप होता है ये डॉक्टर के पास होता है, डीओसी के पास होता है। किसके पास होता है, डीओसी डाट के पास होता है। डीओसी डाट लगा दो, डॉक्टर बन जाता है। तो आपका जो ये स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है किसके पास होता है, डॉक्टर। और डॉक्टर इससे क्या होता है, दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। और जो स्टॉप वॉच होता है किसके लिए होता है, तो स्टॉप वॉच जो होता है श्वसन दर की रिकॉर्ड, जो श्वसन दर होती है इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप वॉच होता है। और थर्मामीटर किसके लिए होता है, बुखार अगर आता है तो शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए वो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, या कह लेते हैं पारा, पारा का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बुखार, ठीक है। तो शरीर का तापमान रिकॉर्ड किससे किया जाता है, थर्मामीटर से। और बात करेंगे पट्टी, तो घाव वाले स्थान को ढकने को क्या है, पट्टी कहते हैं। अगर कोई भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे पट्टी बांध दी जाए, जिससे क्या है कोई मक्खी वगैरह भी ना बैठेंगे, और जो दवाई लगाई दी तो दवाई भी नहीं गिरती, उस पर लगी रहती है दवाई भी, ठीक है। और सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। पट्टी भी उसमें कई तरह से होती है। पट्टी में आप लोग देखते होंगे बीच में रद्द थोड़ा छिद्र छिद्र होता है, ठीक है, हल्का हल्का छिद्र होता है। छिद्र क्यों होता है, छिद्र इसीलिए होता है कि उसमें हवा भी थोड़ा बहुत क्रॉस, क्योंकि पट्टी में क्या हवा का भी क्रॉस होता रहे। चलिए दोस्तों, आई थिंक आप सोच समझ गए होंगे कि जो स्टेथोस्कोप होता है दिल की धड़कन, स्टॉप वॉच श्वसन दर का रिकॉर्ड, थर्मामीटर शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए, पट्टी क्या होता है शरीर के भाग में चोट या घाव स्थान को ढकने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि मनसुख भाई प्रजापति प्रसिद्ध है मिट्टी कूल फ्रिज की स्थापना में, जल संरक्षण के लिए, समाज सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए। दोस्तों मनसुख भाई प्रजापति, मनसुख भाई प्रजापति नाम समझ गया कुम्हार से संबंधित है। और कुम्हार से संबंधित मतलब मिट्टी कूल फ्रिज स्थापना, प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी कूल फ्रिज की स्थापना करने वाले कौन है, तो मनसुख भाई प्रजापति राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बने घरेलू उपयोग वस्तुओं के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रमेश कुमार सोनी संबंध है वन्यजीव संरक्षण से, बाघों के संरक्षण से, जल संशोधन के, या इनमें से कोई नहीं। तो रमेश कुमार सोनी का संबंध दोस्तों किससे है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये आपके रमेश कुमार संबंधी का जल संसाधन से हो जाएगा, जल शोधन के, क्योंकि चेन्नई और तमिलनाडु के रमेश कुमार सोनी का संबंध जल शोधन से है। इनके द्वारा तैयार किया गया रोल प्योर जल शोधक जल के ओवरहेड परिवहन के लिए समाधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न। व्यक्ति और उपलब्धि दी गई है कि राजेश कुमार सौर ऊर्जा चलित जुताई का यंत्र इन्हें उपलब्ध की है, सी मलेशम के द्वारा आंसू मेकिंग मशीन, डीएनए वेकट के द्वारा जल घड़ी, वी जयप्रकाश के द्वारा बायो ईंधन निर्माण। देखिए सौर ऊर्जा चलित जुताई का यंत्र राजेश कुमार जी का है, इनकी उपलब्धि है। और आंसू मेकिंग मशीन सी मलेशम की उपलब्धि है।
और बायो ईंधन निर्माण बी जयप्रकाश की उपलब्धि है। लेकिन डीएनए वेकर जो दिया गया है, डीएनए वेकर दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु के डीएनए वेंकट ने नारियल के पेड़ों पर चढ़ने के लिए एक सुरक्षित व कारगर उपाय खोज निकाला था। इसे मल्टी ट्री कॉलम्बर शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी ट्री कॉलम्बर शीट। तो ये क्लास दोस्तों कैसी लगी? थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है इसके वजह से, ठीक है, सॉरी। जो क्लास होगी कंटिन्यू करते रहेंगे, वो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।